व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही ग्लोबल पावर डायनामिक्स में लगता है कि उठापटक शुरू हो चुकी है। पुराने अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग ट्रंप रूस के कुछ करीब ही दिख रहे हैं और इसका असर यह है कि रूस यूक्रेन जंग रोकने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन यूक्रेन खुद इससे बाहर है। नाराज यूक्रेनी लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन आर्मी बनाने की अपील की ताकि अमेरिकी ठंडेपन का असर उनकी सुरक्षा पर ना पड़े। अब आप सोचेंगे कि चर्चा में नया हुआ क्या है, तो सुनिए। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। यूरोप को उम्मीद थी कि ट्रंप बयान भले ही ऊट पटांग दे रहे हों, लेकिन मंच पर वो संभले रहेंगे। यहां अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने भी ट्रंप की बात दोहराई। वेंस ने साफ किया कि नेटो ठीक ठाक काम करे। इसके लिए जरूरी है कि यूरोप में इस सैन्य दल के सदस्य देश भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। अब वेंस की ये मांग उतनी भी गैर वाजिब नहीं। असल में अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ये बात बार बार आती रही है कि अच्छी इकोनॉमी के बाद भी कुछ देश पैसे खर्चने से बच रहे हैं, जबकि उनकी सुरक्षा का भी सारा भार यूएस पर आ रहा है। That's the reason कि ट्रंप के पहले भी कई राष्ट्रपतियों ने डिफेंस बजट बढ़ाने को लेकर बातचीत की। हालांकि ज्यादातर यूरोपियन देश इससे कमी ही काटते रहे। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो कितना खर्च करता है यूएस? तो आइए आपके समक्ष एक छोटा सा ब्रीफ रखते हैं इसे लेकर क्या है। अमेरिका देखिए फिलहाल इस गुट के कुल खर्च का लगभग 70% हिस्सा देता है। टीवी स्क्रीन पर आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताएंगे हम ये। इसका कारण है साल 2014 में सभी नेटो सदस्यों ने मिलकर तय किया कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2 डिफेंस पर लगाएं, 2%। यही वो न्यूनतम खर्च है जिसे बिल भी कहा जाता है। अब ज्यादातर देश इस मामले में पीछे हैं, जबकि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा लगभग 3.5% डिफेंस पर खर्च किया है। तो इतना खर्च करता है यूएस। ट्रंपियन अमेरिका ने इस बात की धमकी दे डाली है कि बाकी देश अपना हिस्सा ना दें तो यूएस अकेले सारा खर्च नहीं उठाएगा। ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से सख्ती कर रहा है, अंदेशा है कि नेटो कमजोर होते हुए कहीं खत्म ही ना हो जाए। ऐसे में यूरोप को डिफेंस पर काम करने की जरूरत महसूस होना लाजमी है। सवाल है कि क्यों नेटो से हटने की धमकी डरा रही है। देखिए, नेटो वैसे तो सबकी सहमति से फैसला लेता है, लेकिन अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके पास सैन्य पावर काफी ज्यादा है। इससे भी बड़ी चीज है उसके पास परमाणु हथियारों का स्टोरेज। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा की गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं। ऐसे में ट्रंप की धमकी परेशान करने वाली है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला हो तो इसे सारे मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिलहाल जैसे हालात हैं, जियोपॉलिटिकल हिसाब किताब वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में देशों में बेचैनी लाजिमी है। अब यहां आता है यूक्रेन का रोल क्या है। देखिए, यूक्रेन लंबे समय से खुद के लिए नेटो की सदस्यता मांगता रहा। अगर ऐसा होता है तो कीव पर खतरा काफी हद तक कम हो जाता और खुद अमेरिका भी उसे बचाने के लिए मॉस्को से भिड़ जाता। ज़ेलेंस्की की मांग को व्हाइट हाउस ने न केवल ठुकरा दिया, बल्कि रूस से हो रही जंग में कहीं ना कहीं ये इशारा भी दिया कि वो यूक्रेन से उतनी सहानुभूति नहीं रखता। शायद शांति आ भी जाए, लेकिन वो यूक्रेन की शर्तों पर नहीं है। ज़ेलेंस्की इससे परेशान है। 3 सालों बाद आखिरकार उन्होंने ये सुझाया है कि क्यों ना यूरोप अपनी खुद की सेना बना ले। यूरोप तत्कालिक खतरे में तो नहीं, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट के बीच खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच तनातनी को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रूस की बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाते हुए आशंका जताई कि मॉस्को बेलारूस से होते हुए यूरोप के बाकी देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। अब दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन सीधे सीधे कोई बयान देने से बचता दिख रहा है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास ने कहा कि अलग से आर्मी बनाने की बजाय यूरोप की मौजूदा सेनाएं मिलकर यानी कि नेटो के अम्ब्रेला तले काम करती रहे। पोलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी यूरोपियन आर्मी की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि अलग से सेना खड़ी करना प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि ईयू को बने हुए डिफेंस को और मजबूत करना जरूरी है।
अब सोचेंगे कि यूरोप में कौन से और सैन्य संगठन हैं। फिलहाल वहां तमाम देशों में सैन्य बजट बढ़ाने पर चर्चाएं चल रही हैं और इसके अलावा प्लान बी के नाम पर यूरोप में एक और सैन्य गुट बन चुका है जिसका नाम है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। और इसके तहत ईयू के पास लगभग 3 लाख सैनिकों की सैन्य क्षमता है जो इमरजेंसी में अपने सदस्य देश की मदद करेगी। हालांकि नेटो के मुकाबले इसके पास काफी सीमित ताकत है, संसाधन है। डिफेंस बजट इसकी अकेली वजह नहीं, असल में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच आपस में एक रिफ्ट है। ईयू में 25 से ज्यादा देश हैं, हर एक की अपनी प्राथमिकता और सैन्य जरूरत है। कोई किसी के लिए उखड़ा रहता है तो कोई किसी के करीब दिखता है, तो ऐसे में जॉइंट यूरोपियन आर्मी बनाना मुश्किल ही है। साथ ही इतने डेकेड से अमेरिकी लीडरशिप में काम करते हुए ईयू के लिए छिटपुट फैसले करना आसान रहा। अब वो सीधे अमेरिका से बिदक कर इतना बड़ा फैसला ले तो इससे रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक हित भी कहीं ना कहीं चोट तो खाएंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के कहने के बाद भी कोई देश सीधा स्टेटमेंट इस वक्त नहीं दे रहा।